पति के साथ संबंध बनाने के बाद अब उसे अपना पति घिनौना लगने लगा है। वो बाहर से बेहद सभ्य, शांत और शालीन दिखाई देता है। मैरी के साथ एक बहुत मीठा और प्यार भरा व्यवहार भी करता है, लेकिन मैरी जानती है ये सब एक मुखौटा है, भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया। उसके मन में एक भयानक ख्याल आता है, काश वो इसी पल उसे नपुंसक बना दे। अजीब बात यह है कि उसका पति कल अचानक से गायब हो गया। 20 साल की शादी में ये पहली बार हुआ है कि वो घर नहीं लौटा। ये बात मैरी को भीतर तक हिला देती है। वो खुद को सामान्य दिखाने के लिए रिसेप्शन डेस्क पर मिल्क शेक ले जाने का नाटक करती है। वहां मौजूद रिसेप्शनिस्ट बताती है आज डायरेक्टर छुट्टी पर है। मैरी सहजता से कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, बस यहाँ से गुजर रही थी इसीलिए आ गई। अब रिसेप्शनिस्ट शिकायत करते हुए बताती है कि सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि डॉक्टर लिली भी आज मौजूद नहीं है। फ्रंट डेस्क का फोन लगातार बज रहे हैं लेकिन कोई जवाब देने वाला नहीं है। रिसेप्शनिस्ट याद दिलाती है कि कल डॉक्टर लिली बहुत जल्दी में यहाँ से निकल गई थी, जरूर कुछ पड़ा हुआ है। इन बातों को मैरी साफ साफ अपने दिमाग में बिठा लेती है। मैरी की नजर अचानक ऊपर लगे सिक्योरिटी कैमरा पर टिक गई। उसके मन में शक और गहराने लगा। उसी समय उसका भाई उसके पति को ढूंढता हुआ वहां आता है। मैरी तुरंत महसूस करती है कि दोनों जरूर कुछ छिपा रहे हैं। भाई उसे देखकर घबरा जाता है। उसके चेहरे पर अपराध बोझ साफ झलक रहा है। वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, जिससे मैरी का शक और पक्का हो गया। वो सफाई देता है कि कल वे दोनों सिर्फ खाने में साथ गए थे और कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों में सच्चाई नहीं झलक रही। मैरी उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है, क्या तुम्हें पैसे चाहिए? पैसों का जिक्र होते ही जैक की आंखों में चमक आ गई। अब वो सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। वो बताता है कि कल वो माइक से मिलने आया था ताकि उससे पैसे उधार मांग सके, लेकिन वो बहुत जल्दी में था और कहीं जाने वाला था। बेशर्मी से जैक भी जाकर माइक की कार में बैठ गया। वो रास्ते में अपनी बिजनेस आइडियाज के बारे में समझाना चाहता था, लेकिन माइक ने इशारा किया कि वो जल्दी उतर जाए क्योंकि वो हाईवे पर जाने वाले हैं। तभी जैक को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि जीपीएस पर यांग पॉइंट नाम की जगह सेट है। उसी हड़बड़ी में वो अपना फोन माइक की कार में छोड़ आया। माइक की पूरी कहानी सुनकर मैरी का शक और गहरा हो गया। उसके मन में आता है कि कहीं माइक और डॉक्टर लिली का कोई रिश्ता तो नहीं। वो चोरी छुपे अस्पताल के सिक्योरिटी फुटेज देखने का फैसला करती है। वो जानना चाहती है कि क्या डॉक्टर लिली का माइक से कोई अवैध संबंध है, लेकिन जैसा कि रिसेप्शनिस्ट ने कहा था, डॉक्टर लिली कल सच में बहुत जल्दी निकल गई थी। तो क्या दोनों ने फार्म हाउस वाले घर में चोरी छिपे मिलने की योजना बनाई थी? मैरी उलझन में डूबी होती है कि कार में रखा एक फोन बज उठता है। अचानक उसे याद आया कि ये फोन डॉक्टर लिली का है। कल जब मैरी उसे अस्पताल लेकर गई थी तब डॉक्टर लिली ये फोन उसकी कार में ही भूल गई थी। ये फोन अब एक अहम सुराग बन सकता है। मैरी डॉक्टर लिली के अस्पताल वाले कमरे में गई। वो उसकी उंगली से फोन अनलॉक करती है। फोन के अंदर उसे माइक की ढेरों तस्वीरें मिली। कुछ ऐसी तस्वीरें जो छुपकर ली गई लगती है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि डॉक्टर लिली वो औरत नहीं है जिसे माइक बाहर मिल रहा है। लेकिन एक और तस्वीर मैरी को और ज्यादा चौंका देती है। पता चलता है कि माइक और डॉक्टर लिली एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ये सच्चाई उससे छिपाई गई है और सबसे हैरानी की बात, उसकी सास ने जानबूझकर ये बात उससे छिपाई और उसे गलत समझने दिया। जब सास सफाई देती है तो मैरी खुद को शांत रखती है। सास कहती है, पहली बात, तुमने कभी मुझसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा ही नहीं। दूसरी बात, मैंने कहा था कि उनका एक कनेक्शन है, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोच रही हो। और फिर डॉक्टर ली सिर्फ एक तरफा मेरे बेटे को पसंद करती है। मेरा बेटा धोखा देने वाले इंसान नहीं है। लेकिन सास की बात आधी ही सच होती है। डॉक्टर लिली के फोन मैसेज से साफ हो गया कि माइक बाहर जाने का बहाना बनाकर डॉक्टर लिली को सिर्फ काम पर ध्यान देने की सलाह देता था। इसका मतलब है माइक के साथ जो औरत है वो डॉक्टर लिली नहीं है। तो फिर वो कौन है? उन्हें क्या पता कि उसी वक्त उनके घर के सामने एक आदमी मैरी के कमरे की ओर लगातार घूर रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी साजिश झलक रही है, जैसे वो कुछ भयानक करने की योजना बना रहा हो। इसी बीच मैरी की सास भी भीतर ही भीतर घबराने लगती है। वो अपने बेटे को ना जाने कितनी बार फोन कर चुकी है, लेकिन हर बार फोन बंद मिलता है। डर अब साफ झलकने लगा है। आखिरकार दोनों औरतें यह तय करती है कि वह साथ मिलकर माइक को ढूंढेंगी। अब शक और डर किसी एक का नहीं रहा। तभी उनके घर एक अनचाहा मेहमान आ पहुंचता है। वो खुद को मिस्टर यांग बताता है। उसकी आवाज में रहस्य
और गंभीरता दोनों है। वो कहता है, आपके ससुर के जीवित रहते मैं उनके लिए काम करता था। मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव कहते हैं। मरने से पहले उन्होंने मुझसे किसी की जांच करने को कहा था। अब समय आ गया है कि आप सच्चाई जाने। इतना कहकर वो एक लड़की की तस्वीर निकालता है। तस्वीर देखते ही मैरी सन्न रह जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी मरीज शीना होती है। मैरी के दिमाग में सवालों की बाढ़ आ जाती है। उसके ससुर ने शीना की जांच क्यों करवाई? उसका माइक से क्या रिश्ता हो सकता है? डिटेक्टिव एक और तस्वीर दिखाता है, ऐसी तस्वीर जो साबित करती है कि मैरी के ससुर पहले से जानते थे कि उनका बेटा किसी और औरत से मिल रहा है। यह देखते ही सास का व्यवहार अजीब हो जाता है। वो बिना कुछ कहे तस्वीरें छीनकर फाड़ देती है। उसी पल मैरी को सच्चाई समझ आ गई। सब जानते थे, सास जानती थी, ससुर जानते थे, अंधेरे में सिर्फ वही रखी गई थी। शीना बाहर से बेहद मासूम, शांत और साधारण दिखने वाली औरत है, लेकिन उसके दिमाग के भीतर अजीब और डरावने ख्याल से भरे हैं। वो बचपन से ही अलग है। एक बार उसकी बहन को बिल्ली ने खरोच दिया। शीना ने चिंता जताने का नाटक किया। उसके माता पिता घबराकर घर से बाहर भागे। वे उसे धक्का देकर अलग कर देते हैं। चोट देखकर वे उसे शक की नजरों से देखते हैं, लेकिन शीना चुपचाप बिल्ली को घूरती रहती है। जब माता पिता बहन को चोट पहुंचाने वाली बिल्ली को सजा देने बाहर गए, तब शीना ने अपने नंगे हाथों से उस बिल्ली को मार डाला। इस बात पर उसके पिता ने उसे बेरहमी से पीटा, लेकिन शीना आज भी नहीं समझ पाई। उसने तो बस अपने परिवार की रक्षा की थी, फिर उसे ऐसी सजा क्यों दी गई? इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला। माइक के साथ डिनर करते हुए शीना सहज सी आवाज में बताती है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है, सिर्फ वही जिंदा बची है। वो बताती है कि वो चारों पेरिस घूमने गए थे, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे लगा कि 5 स्टार होटल आईफिल टावर से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो होटल में ही रुक गई, जबकि उसके माता पिता और बहन बाहर घूमने चले गए। उसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और कार में आग लग गई। माइक उस युवा औरत पर तरस खाने लगता है। शीना कहती है कि वह खुशकिस्मत थी जो बच गई, लेकिन बाद में उसके घर में आग लग गई, जिससे उसकी गर्दन बुरी तरह जल गई। वो कहती है कि उसे माइक जैसा बेहतरीन प्लास्टिक सर्जन मिला, जिसने उसे नई जिंदगी दी। वो माइक की बहुत तारीफ करती है और फिर उसे करीबी दोस्त बनने की इच्छा जताती है। ऐसा दोस्त जो सब कुछ साझा करे। माइक समझ जाता है कि करीबी दोस्त से उसका क्या मतलब है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि शीना का अतीत कितना डरावना है। शीना की अब तक 2 शादियां हो चुकी है। उसका पहला पति जहरीली मछली खाने से मारा गया, दूसरा पति डूब गया, उसकी जमी हुई लाश मिली, तीसरा मंगेतर शादी से पहले ही जलकर मर गया। हर बार शीना का चेहरा यही बताता है कि इन मौतों में उसका हाथ हो सकता है, लेकिन पुलिस की पूछताछ के दौरान वो शांत रहती है। वो हर बार ये साबित कर देती है कि घटना के समय वो वहां मौजूद ही नहीं थी, लेकिन अगर कोई उसे नाराज कर दे तो वो पल भर में टूट पड़ती है। एक बार उसके जन्मदिन पर उसका तीसरा बॉयफ्रेंड शराब पीकर घर आया। उसने जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन जरा भी सम्मान नहीं दिखाया। वो केक उठाकर अपने मुंह में ठूस लेता है। शीना धीरे धीरे अपने सिर से जन्मदिन की टोपी उतारती है। लड़का बेखबर शराब पीता रहा। अचानक उसने केक उसके चेहरे पर दे मारा। वो डगमगाकर आग के गड्ढे में गिर जाता है। शराब और आग मिलकर उसे पल भर में जिंदा मशाल बना देती है। शीना उसे बचाने की जरा भी कोशिश नहीं करती। पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन उसके पतियों की मौत देखते हुए वे उसे मनोचिकित्सक से मिलने की सलाह देते हैं। अपने अहंकार के बावजूद शीला टीवी पर यह सलाह मान लेती है और फिर उसका सेशन शुरू होता है एक मशहूर रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैरी के साथ। पहली बार शीना मैरी से आमने सामने मिली। वो अपने दिल की बात खोलती है और पूछती है उसका परिवार उसे क्यों छोड़ गया, उसे हीन नजरों से क्यों देखा। मैरी पूछती है, क्या तुमने कभी उनकी वजह समझने की कोशिश की या ये सोचा कि कहीं तुम्ही ने उन्हें चोट तो नहीं पहुंचाई। शीना ये बात मान लेती है। वो खुद को दोषी ठहराती है परिवार की रक्षा करने के लिए, लेकिन मैरी नहीं जानती कि उसके शब्द शीना के भीतर नफरत बो रहे हैं। मैरी का आत्मविश्वास शीना को चुभता है। वो सोचती है आखिर मैरी का परिवार कैसा है जिसने उसे इतना मजबूत बना दिया। वो मैरी के परिवार को ध्यान से देखने लगती है। वो चाहती है कि आत्मविश्वासी एक्सपर्ट भी टूट जाए और बहुत जल्द मैरी का पति माइक शीना के जाल में फंस जाता है। वो उसे अपने सारे राज बताने लगता है, जैसे कि वो एक डॉक्टर है लेकिन खून नहीं देख सकता।
सारी सर्जरी डॉक्टर लिली करती है। माइक जितना ज्यादा खुलता जाता, शीना उतनी ही अपनी मंजिल के करीब पहुंचती जाती है, क्योंकि जब कोई आदमी अपने दिल की बात कह देता है तो समझो कि वो सामने वाले को अपना दिल भी सौंप चुका है। इधर घर पर सास सब कुछ देख रही थी, फिर भी उसने अनदेखा करने का नाटक किया। वो बस मन ही मन उस चालाक लोमड़ी शीना को कोसती रही। सच्चाई ये थी कि उसे पहले से ही अंदेशा था कि उसका बेटा कुछ छिपा रहा है। उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी। जब कोई आदमी अचानक ज्यादा सजने संवरने लगे तो जरूर कोई राज छुपा रहा है। इसीलिए वो शुरू से ही सतर्क थी। वो देख रही थी कि उसका बेटा और वो चालाक औरत एक दूसरे से अलग ही नहीं होते। तब उसने सोचा कि पैसे से ये मामला खत्म किया जा सकता है। उसने चेक देकर उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस औरत को कम आंक लिया था। उसकी चाहत सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। उसकी नजरें अब उस आदमी के पिता पर भी टिक चुकी थी। कमजोरियां ढूंढना उसका असली मकसद था, लेकिन बूढ़ा आदमी इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं था। उसने तुरंत एक प्राइवेट डिटेक्टिव को उसकी जांच पर लगा दिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों बाद अचानक उसकी मौत हो गई, लेकिन ससुर की मौत के बाद भी जांच नहीं रुकी। डिटेक्टिव सच्चाई तक पहुंचता रहा। उसे पता चला कि शीना सिर्फ माइक की प्रेमिका नहीं है, वो खतरनाक रूप से एक डायन के नाम से जानी जाती है। 3 पतियों की रहस्यमय मौत की सच्चाई सामने आते ही सास को पछतावा होता है कि उसने उस चालाक लोमड़ी से पहले ही क्यों नहीं निपट लिया। अब मैरी को एहसास हो जाता है कि उसकी सास सब कुछ पहले से जानती थी, लेकिन इस वक्त ये मायने नहीं रखता कि कौन क्या जानता है। सबसे जरूरी बात यह है कि माइक को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, क्योंकि वो औरत बुरी नीयत रखती है। अपने बेटे के खतरे में होने की बात सुनकर माँ का दिल कांप उठता है। फिर भी वो जानती है कि अभी घबराने का वक्त नहीं है। बेटे को ढूंढने निकलने की बजाय वो एक और चाल चलती है। उसे माइक के अस्पताल को टेम्पररी रूप से बंद करने का बहाना चाहिए। डायरेक्टर माइक और डिप्टी डायरेक्टर लिली दोनों गायब है। अगर ये ज्यादा देर चला तो लोगों को शक हो जाएगा। तभी अस्पताल में जानबूझकर हंगामा खड़ा किया जाता है। मैरी बार बार माफी मांगती रहती है। वो आदमी गुस्से में कहता है, इसकी सही जांच होनी चाहिए। अस्पताल तुरंत निरीक्षण के लिए बंद कर दिया जाए। चाल को समझते हुए सास बिना एक पल सोचे सहमति दे देती है। ये देखकर बैरी को कुछ अजीब लगता है। उसकी सास तो जरा भी नाराज नहीं दिख रही। उल्टा वो पूरे स्टाफ को 1 महीने की फुल पगार के साथ छुट्टी भी दे देती है। मैरी सच उजागर नहीं करती और वो भी नाटक में शामिल हो जाती है और पुलिस बुलाने की धमकी देती है। सास समझ जाती है कि मैरी सब समझ चुकी है। वो धीरे से कहती है, हम मीडिया को ये नहीं बताना चाहते कि माइक उस औरत के साथ भाग गया है। जरा सोचो, तुम्हें अजीब अजीब पार्सल मिल रहे हैं। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। हमें साथ रहकर इस जाल से बचना होगा। तभी एक शख्स सामने आता है, लिली का बॉयफ्रेंड एलेक्स। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बेहद परेशान है। उसे शक है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैरी की सास उसे टालते हुए कहती है, लिली कोई बच्ची नहीं है। फोन बंद होना कोई बड़ी बात नहीं। दरअसल वो बातों को टालना चाहती है, लेकिन एलेक्स मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कहता है, कुछ तो गलत हुआ है। सास पूछती है, क्या तुम पुलिस वाले हो जो इतनी चिंता कर रहे हो? ये सुनते ही वो आदमी अपनी जेब से पुलिस बैच निकालता है। मैरी की सांस की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सख्ती से कहता है, मुझे लिली को ढूंढना ही होगा। अब हालात सच में बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने लिली को गांव के एक अस्पताल में भेज रखा है और वो अभी तक होश में नहीं आई है। सौभाग्य से सास तुरंत दिमाग लगाती है और वे लिली के घर पहुंचते हैं, लेकिन कीपैड लॉक देखकर मैरी उलझन में पड़ जाती है। तभी सास अपना मेकअप पाउडर निकालकर ब्रश से कीपैड पर फूंक मारती है। कुछ ही पलों में कमाल हो जाता है। कुछ नंबरों पर उंगलियों के निशान साफ उभर आते हैं। कोड निकलता है, उसके बेटे यानी माइक का जन्मदिन। नंबर डालते ही दरवाजा खुल गया। उन्हें नहीं पता है कि इस घर के भीतर रखा कदम उन्हें मौत के और करीब ले जाएगा। वे लिली का फोन यही छोड़ना चाहते हैं ताकि लोकेशन ट्रैकिंग पर शक ना हो। फिर वो सोचती है कि शायद सूटकेस में रखना ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन जैसे ही वो फोन उठाते हैं, अचानक बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। डर के मारे दोनों औरतें कबर्ड में छिप जाती है। लिली का बॉयफ्रेंड कमरे में दाखिल हुआ। गर्लफ्रेंड के ना होने पर भी वो उसका कमरा साफ करने लगता है, लेकिन अचानक वो सख्त दिखने वाला आदमी भी टूट जाता है। बिस्तर के पास बैठकर वो जोर जोर से रोने लगा। सास धीरे से अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। तभी बॉयफ्रेंड को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे अचानक याद आया,
उसकी गर्लफ्रेंड की पसंदीदा टी शर्ट पर सिलवटें पड़ रही है। वो उसे उठाकर अलमारी में टांगने जाने लगता है। दोनों औरतों का दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही वो अलमारी खोलने वाला होता है, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक आदमी बेझिझक अंदर घुस आया और लिली के बारे में पूछने लगा। संदेह से भरा बॉयफ्रेंड पूछता है, आप कौन है? जब पता चलता है कि वो लिली का अंकल है, तो बॉयफ्रेंड खुद को संभालते हुए अपना परिचय देता है। वो उनसे आगे कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि लिली शहर छोड़कर कहीं नहीं गई है, क्योंकि उसका सूटकेस अभी यहीं पर रखा हुआ है। सबसे अजीब बात यह है कि लिली फोन भी नहीं उठा रही। बेचैन होकर वो उसे फिर से कॉल मिलाता है। इधर दोनों औरतें की सांसें अटक जाती है, क्योंकि लिली का फोन उन्हीं के पास है। फोन की आवाज गूंजती है और बॉयफ्रेंड उस आवाज का पीछा करने लगता है। घबराकर वह चुपके से फोन फर्श पर सरका देती है और उसके बॉयफ्रेंड को जमीन पर पड़ा उसका फोन नजर आ जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, फोन यहाँ कैसे? अंकल ने कहा, शायद लिली जल्दबाजी में भूल गई हो। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि लिली अब भी अस्पताल में बेहोश पड़ी है। मैरी का हमेशा मानना था कि माइक के साथ उसकी शादी एकदम परफेक्ट है। हर साल शादी की सालगिरह पर दोनों एक दूसरे को तोहफा दिया करते हैं। इस साल भी मैरी ने उसे एक घड़ी दी। किसी को अंदाजा नहीं कि माइक इतना अच्छा अभिनेता है। वो 1 साल से भी ज्यादा समय से शीना के साथ अफेयर चला रहा है। डिटेक्टिव बताता है कि जो भी आदमी इस औरत के करीब गया है, उसका अंजाम मौत ही है। लोग उसे डायन कहते हैं। ये सुनते ही उसकी सांस हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। वो दुआ मांगती है कि उसका बेटा होश में आए और उस डायल के चंगुल से बच जाए। लेकिन मैरी की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। वो कसम खाती है कि वो माइक को ढूंढ कर रहेगी। उसे डायन के हाथों मरने देने से बेहतर है कि वो मेरे हाथों मरे। और ये कहते हुए वो एक पल भी नहीं हिचकिचाती। अगले दिन मैरी के पास एक पार्सल आया। अंदर एक खिलौना कार का मॉडल होता है। मैरी की धड़कनें रुक गई। वो तुरंत नंबर प्लेट पहचान लेती है। घबराकर डिलीवरी बॉय से सवाल करने पहुंची, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो खिलौना कार बिल्कुल माइक की असली कार जैसा है। कोई उसे संदेश देना चाहता है, लेकिन क्या? अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो लिली के बॉयफ्रेंड से मिलने गई। प्यार में डूबा आदमी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने थेरेपिस्ट वाले टेक्निक से वो उससे बातचीत शुरू करती है। एलेक्स के पास भी मैरी से पूछने के लिए कई सवाल है। उसे लिली के फोन पे माइक की तस्वीरें मिली है। जैसा मैरी ने सोचा था, वो जानबूझकर एलेक्स के दिल में लिली के लिए शक पैदा करती है। मेरा पति भी गायब है, उसने कहा। और एलेक्स के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि दोनों साथ भाग गए होंगे। मैरी हल्का सा इशारा करती है। वो कहती है, अगर तुम मेरे पति को ढूंढोगे तो शायद डॉक्टर लिली तक भी पहुंच जाओगे। एलेक्स घंटों सिक्योरिटी फुटेज घूरता रहता है, बिना पलक झपकाए। आखिरकार उसे सुराग मिल गया। वो मैरी को खबर देता है। फुटेज में दिखाता है कि माइक की कार यांगपोंग से टोयांग की ओर जाती है। रास्ते में एक पेट्रोल पंप का फुटेज है, लेकिन कार की अगली सीट पर बैठी औरत लिली नहीं होती। अब मैरी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका पति सच में शीना के साथ है। और फिर मैरी और उसकी सास आखिरी लोकेशन की ओर निकल पड़ती है। सास गुस्से में कहती है, उसे मिलने तो दो, मैं उसे कान पकड़कर घर ले आऊंगी। जब वे वहां पहुंचे, उन्हें माइक की कार तो मिल जाती है, लेकिन पता चलता है कि उसने एक और कार किराए पर ली थी। वो उस औरत के साथ योकी द्वीप की ओर गया है। वहां जाने के लिए फेरी चाहिए और अगला फेरी कल है। डर के मारे मैरी अपने भाई को फोन करती है। इसी बीच सास को लिली के अस्पताल से फोन आता है। लिली को होश आ गया है। मैरी तुरंत पूछती है, क्या तुम्हें याद है कि उस दिन विला में तुम्हें चोट कैसे लगी थी? लिली घबराकर चीख उठती है। वो कहती है, हम सब मरने वाले हैं। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि डॉक्टर को बातचीत बीच में ही रोक देनी पड़ती है। अगली सुबह वे बहुत जल्दी फेरी पकड़ते हैं और रास्ते में लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने शीना को देखा है। तभी अचानक बाहर पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठती है। घबराकर वह पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे घाट तक पहुंचे। पुलिस पानी से कार बाहर निकाल रही है। कार अभी पूरी तरह बाहर नहीं आती, लेकिन सबसे पहले उसकी नंबर प्लेट गिरती है। वो प्लेट देखते ही मैरी का चेहरा सफेद पड़ गया। वो वही कार है जो माइक ने किराए पर ली थी। सास के पैर कांपने लगते हैं। अचानक अंदर से एक बड़ा सा बैग गिरता है। अफसर जल्दी से उसे खोलता है। अंदर सिर्फ एक कंबल है। वो अफसर बुदबुदाया, मुझे लगा था अंदर लाश होगी। ये सुनते ही मैरी की सास गुस्से में उसे डांट देती है, जुबान संभाल कर बात करो, वो सिर्फ लापता हुआ है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे माइक के किराए के कमरे तक ले गई।
टेबल पर पड़ा सुसाइड नोट देखकर माँ की रगों का खून जम जाता है। नोट में लिखा है कि वो बहुत दर्द में जी रहा था और यही अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहता है। उसने माँ से माफी मांगी और मैरी के लिए लिखा है, मैं स्वार्थी हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें अपने साथ डुबोना नहीं चाहता। ये पढ़ते ही उसकी माँ सदमे से बेहोश हो गई। मैरी ने कभी ऐसा अंत सोचा भी नहीं था। वो तो माइक को थप्पड़ मारना चाहती थी, उसे पूछना चाहती थी कि उसने उसे एक धोखा क्यों दिया। लेकिन जब कोई लाश नहीं मिली तो पुलिस हाल की सिक्योरिटी फुटेज जांचती है और तब एक और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। माइक एक छोटे बालों वाली औरत के साथ लांस नूडल्स खाते हुए दिखाई देता है। कुछ समय बाद वे एक बड़ा और छोटा ट्रैवल बैग खरीदते हैं। ये दृश्य खुद में कई सवाल छोड़ जाता है। मैरी का भाई अंदाजा लगाता है या तो दोनों ने मिलकर साथ में आत्महत्या कर ली है या फिर किसी ने माइक को मार दिया। ये सोचते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। वो चिल्लाता है, माइक, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपए दोगे। तुम ऐसे अचानक मर कैसे सकते हो। आखिरकार पुलिस अपने निष्कर्ष सुनाती है। भले ही लाश नहीं मिली हो, लेकिन सुसाइड नोट ये साबित करने के लिए काफी है कि माइक शायद मर चुका है। मैरी चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन उसकी सास उसे ये कहते हुए रोक लेती है कि क्या तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मेरे बेटे को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाओगी? ये सुनकर मैरी का गुस्सा फूट पड़ता है। आपका बेटा मुझे पहले छोड़कर भाग गया, वो किसी और के साथ भाग गया। क्या मैं उन दोनों की स्मारक बनवाऊंगी? सास दांत भींच लेती है। मैं अपने बेटे को खुद ढूंढूंगी। सच्चाई ये है कि मैरी भीतर से टूट चुकी है। आखिरकार 20 साल तक वो दोनों इस शादीशुदा रिश्ते में थे। जल्द ही ये खबर अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। एक अस्पताल के डायरेक्टर पर शक है कि उसने अपनी प्रेमिका के साथ आत्महत्या कर ली। दोनों लापता है, लेकिन किराए के घर से सुसाइड नोट मिले हैं। पुलिस इसे संयुक्त आत्महत्या मान रही है। कोस्ट गार्ड अब भी पानी में लाश तलाश रहे हैं, लेकिन डॉक्टर लिली को इस कहानी पर भरोसा नहीं और ना ही मैरी को है। वो लिली से मिलने जाती है। वो जानना चाहती है कि उस रात विला में असल में क्या हुआ था। लिली के पास अब सच्चाई छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो बताती है, उस दिन मैंने माइक को बहुत हड़बड़ी में ऑफिस छोड़ते देखा। जिज्ञासावश मैं उसके पीछे पीछे चली गई। मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि वो विला में गया। उस जगह को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वहाँ मेरे बचपन के बहुत से दिन बीते हैं। वो बताती है कि अंदर मेज पर फूल सजे थे और बहुत महंगी वाइन रखी थी। लेकिन तभी जैसे ही वो सोच में डूबी, किसी ने पीछे से वार किया और वो बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने किसी की आवाज सुनी, सब मरेंगे। ये सुनकर मैरी और भी ज्यादा बेचैन हो गई। वो सोचने लगी कि यह औरत मेरे पति में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रही है। जब वो लिली के घर गई थी तो वहाँ अलमारी में वो एक कपड़ा देखती है, ठीक वैसा ही जैसा उसके पास है। यहाँ तक कि एक्सेसरीज भी एक जैसी है। एक औरत का आभास कभी गलत नहीं होता, लेकिन अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। तभी लिली ने एक और सवाल पूछा, 20 साल की शादी में क्या तुम सच में अपने पति को जानती हो? ये सुनते ही मैरी का दिल जोर से धड़क उठता है। घर लौटकर मैरी अपने पिता के अस्पताल रिकॉर्ड खंगालती है। अजीब बात यह निकल कर आती है कि हर सर्जरी में लिली ही उसकी असिस्टेंट होती है। वो ऑपरेशन थिएटर की एक सिक्योरिटी फुटेज देखने की कोशिश करती है, लेकिन फाइलें खाली है। अब शक पक्का हो गया, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन ये छोटी सी चाल किसी कंप्यूटर रिपेयर एक्सपर्ट को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। थोड़ी ही देर में वो फुटेज खुल जाती है। सच सामने आ जाता है। हर सर्जरी में माइक बस दिखावे के लिए मौजूद रहता था। असली काम लिली करती थी। और सबसे डरावनी बात, माइक को खून देखते ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो फिर सवाल उठता है, 20 साल तक वो सर्जन कैसे बना रहा? उसी समय पुलिस उसे बताती है कि नदी से एक घड़ी मिली है, वही घड़ी जो मैरी ने सालगिरह पर माइक को दी थी। एक पल के लिए उसका दिल पिघल जाता है। उसे अपने साथ बिताए सारे खुशहाल पल याद आने लगते हैं। वो मन ही मन दुआ करती है, अगर माइक वापस आ जाए तो मैं उसे माफ कर दूंगी। पूरी रात रोने के बाद वो थक कर सोफे पर ही सो जाती है। अचानक फोन की घंटी से उसकी नींद खुली। बैंक से कॉल आया है। सेल्समैन कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। मैरी मना कर देती है, लेकिन अगला सवाल उसे चौंका देता है, आपने पिछले हफ्ते अपने सारे फंड अचानक निकाल क्यों लिए? मैरी हैरान रह जाती है। कॉलर बताता है, पिछले गुरुवार आपके पति माइक ने सारे इन्वेस्टमेंट निकाल लिए थे। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में माइक खुद
अपनी कार को हाथ नदी में ढकेलता हुआ दिखाई देता है। फिर वो खुशी से उछलते हुए चिल्लाता है, अब हम आज़ाद हैं, अब हम साथ में खुश रह सकते हैं। मैरी पत्थर की तरह जड़ हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसे कितनी बेरहमी से बेवकूफ़ बनाया गया है। उस आदमी की नज़रों में शीना एक भोली, मीठी और दयालु लड़की है, लेकिन असल में वो कितनी क्रूर है ये कोई नहीं जानता। वो चोरी छिपे कबूतरों को दाना डालती है और फिर उनके सिर को ऐसे मोड़ देती है जैसे वो कोई खिलौना हो। उनकी लाशें पैक करके वो उसी आदमी की पत्नी यानी मैरी को भेज देती है, सिर्फ डराने के लिए। इस तरह उसे उस भोले मूर्ख आदमी को फंसाने का और वक्त मिल जाता है। दुख की बात यह है कि ज्यादातर मर्द एक जैसे होते हैं, वे इस जाल में फंस ही जाते हैं। 1 साल साथ रहने के बाद माइक शीना की हर बात मानने लगा है। अगर वो कहे नहाओ तो वह बिना सवाल के नहाने चला जाता है, लेकिन शीना को यह सब काफी नहीं लगता। वो माइक को और आगे धकेलती है, मुस्कुराकर कहती है, क्यों ना हम दोनों हमेशा के लिए भाग चले। शुरू में माइक हिचकिचाता है। उसे डर है कि अगर वो अचानक गायब हो गया तो उसका परिवार उसे ढूंढेगा, लेकिन शीना उसे एक भयानक विचार देती है। वो उसकी गलतियों को और बढ़ा देती है। माइक सोचता है कि अगर वो अपनी मौत का नाटक कर ले तो वो हमेशा के लिए शीना के साथ भाग सकेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो उसके खेल का बस एक मोहरा है। सिर्फ इसी एक वीडियो से शीना उसके पूरे परिवार की शांति तबाह कर सकती है और सच में उसकी पत्नी का सब्र टूट जाता है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बेटा जिए या मरे, मैरी कहती है। मेरी जिंदगी में वो अब मर चुका है। उसकी माँ समझ ही नहीं पाती कि शीना जैसे डाय ने उसके बेटे को क्यों चुना। वो माइक को मारना नहीं चाहती तो फिर शीना चाहती क्या है। इधर हम लिली को देखते हैं। वो यहाँ सिर्फ एक मेहमान है, फिर भी उसकी नज़र मेजबान के कपड़ों पर बुरी नीयत से टिकी है। कपड़े पहनकर देखती है, चालाक मुस्कान देती है और बेशर्मी से उन्हें पहन लेती है। जिप बंद करते हुए जब उसका हाथ नहीं पहुंचता तो कोई पीछे से उसकी मदद कर देता है। घबराकर वो सफाई देने की कोशिश करती है, मगर वो आदमी समझ जाता है और बात को ढक देता है। कहता है कि कपड़े वाकई में बहुत लुभावने हैं। वो इशारे से उसे चुप रहने को कहती है, जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। लेकिन उस आदमी की नीयत बुरी है। उसके दिमाग में एक भयानक योजना जन्म ले लेती है। वो बेपरवाही से मेजबान का हार उठाकर उसके हाथ में रख देता है और कहता है कि ये उस पर बिल्कुल जचता है। दरअसल वो आदमी और माइक एक दूसरे के बहुत करीब है। माइक ने तो उसे अपने बेटे का ट्यूटर तक रख दिया है। उस आदमी ने लिली से कहा, माइक तुम पर पूरी तरह निर्भर है, वो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। लिली को उसकी बात पर यकीन होने लगता है। क्या माइक ने सच में ऐसा कहा? वो आदमी लिली के कान के पास झुककर फुसफुसाता है, तुम बहुत किस्मत वाली हो। ये शब्द लिली को एक और खतरनाक रास्ते पर ढकेल देते हैं, लेकिन लिली नहीं जानती कि वहाँ माइक पूरी तरह उस चालाक लोमड़ी शीना के जाल में फंस चुका है। उधर शीना अचानक उसे पानी के नीचे ढकेल देती है और ये मजाक बिल्कुल नहीं है। तभी 2 वेटर पास से गुजरे। मजबूरन शीना को उसे छोड़ना पड़ा। लगभग डूब चुका माइक हाफते हुए पूछता है कि वो क्या कर रही थी। शीना लापरवाही से कहती है, इसे तुम्हारा पुनर्जन्म समझो, अब तुम्हारी नई जिंदगी का असली मौका शुरू होता है। पुनर्जन्म सुनकर माइक सोचता है कि शीना उसके और अपने अच्छे आने वाले दिनों के बारे में बात कर रही है, लेकिन शीना के अच्छे दिन का मतलब कुछ और ही है। इधर लिली माइक के दोस्त के शब्दों से पिघल जाती है। माइक सच में मुझसे प्यार करता है। वो माइक की माँ का लौटने का इंतजार करती है। उसे पता है कि माइक इस वक्त शीना के साथ है, फिर भी उसे यकीन है कि वो लौट आएगा। लेकिन माइक की माँ उसकी नीयत भांप लेती है और उसे हार मान लेने को कहती है। लिली इनकार कर देती है। उसने माइक के लिए कितना कुछ कुर्बान किया है, तो आखिर उसके हाथ खाली क्यों रहने चाहिए। वो दाव लगाने को तैयार है। अगर माइक लौट आया और मैरी उसे कभी माफ ना करे तो सब कुछ अपने आप ही उसके हक में आ जाएगा। लेकिन लिली ये नहीं जानती कि उसकी महत्वाकांक्षा ही माइक के दोस्त की योजनाओं के लिए बिल्कुल सही मददगार है। जैसे ही मैरी घर लौटती है, उसे एक और पैकेट मिला। वो पैकेट मैरी को सच्चाई समझने में मदद करता है। वो अपनी सास के पास गई और कहा, शीना का निशाना माइक नहीं है। फिर वो नंबर लिखी हुई फैमिली फोटो से दिखाती है। सास को समझ आ जाता है कि वो डायन उनके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है। अब मैरी को और किसी बात की परवाह नहीं, लेकिन उसके बेटे पर लगा नंबर 4 उसे बेचैन कर देता है। ससुर नंबर 1 पहले ही मर चुका है। नंबर 2 माइक गायब है, जिसने 1 साल से उसे धोखा दिया।
अगला नंबर उसकी सास का है, नंबर 3। लेकिन अब मैरी को किसी चीज की चिंता नहीं। वो बस शीना को रोकना चाहती है इससे पहले कि उसके बेटे को कुछ हो। इसलिए वो सुराग ढूंढने के लिए गांव की विला की ओर जाती है। उधर शीना मुस्कुरा रही है। उसे पूरा भरोसा है कि सब कुछ बिल्कुल उसकी योजना के मुताबिक चल रहा है। वो पहले ही विला से अपने सारे निशान मिटा चुकी है। बस कुछ ऐसे सुराग छोड़ गई है जो लोगों को भ्रमित करे, सच्चाई तक पहुंचने ना दे। उसके लिए माइक के साथ ये कोई भागने का खेल नहीं, बल्कि वो तो शिकार कर रही है। वो जीत लिए हुए मुस्कान के साथ उनके परिवार की तस्वीर जला देती है और खुशी से नाचने लगती है। उधर विला के गेट पर पहुंचते ही उन्हें किसी के होने का आभास होता है। अचानक माइक लौट आया है और वो भी जिंदा। माइक को देखकर उसकी माँ हैरान रह जाती है, लेकिन मैरी कार का दरवाजा लॉक कर देती है। उसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया। वह एक्सीलरेटर पर पैर रखती है और सीधे अपने पति की ओर कार बढ़ा देती है, क्योंकि मैरी जानती है जो एक बार लोमड़ी के बिल से आता है उसकी गंध कभी नहीं जाएगी। मैरी माइक को लेकर सही है। माइक पहले लौटना नहीं चाहता था, लेकिन वो शीना की बात टाल नहीं सका। शीना ने कहा कि ये उनके खुशहाल भविष्य के लिए जरूरी है। उसने उसे प्यार से कहा, पहले घर की बात सुलझा लो, फिर हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये सुनकर माइक ने तुरंत लौटने का वादा कर लिया और उससे कहा कि वो इसका इंतजार करे। शीना मन ही मन सभी मर्दों को कोस रही है। इधर माइक सौभाग्य से समय रहते बच गया। घर लौटकर मैरी उनके फैमिली फोटो को देख रही है। वो सोच रही है उसका पति बिना किसी वजह वापस नहीं आ सकता। एक थेरेपिस्ट होने के नाते मैरी अपने असिस्टेंट से पुराने सभी मरीजों के रिकॉर्ड निकलवाने को कहती है, क्योंकि साफ है कि शीना उसके परिवार को निशाना बना रही है। उसे शीना की मानसिक समस्याएं समझनी होगी, तभी वो उसके बदले को रोक पाएगी। उधर लिली अस्पताल से लौट आती है, लेकिन उसका चिपको बॉयफ्रेंड उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। उसे डर है कि लिली को फिर से चोट न लग जाए। लिली को बस शीना का मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए। माइक का कोई खास सोशल सर्कल नहीं था। जरूर उसकी मुलाकात शीना से अस्पताल में ही हुई होगी। लिली शीना की फाइल ढूंढने लगती है और अपने पुलिस वाले बॉयफ्रेंड से कहती है कि शीना को ट्रैक करो ताकि वो माइक तक पहुंच सके। तभी माइक का वो दोस्त अंदर आता है। वो दरअसल लिली को बताने आया है कि माइक वापस लौट आया है। अब वापस आने के बाद पहले ही दिन माइक ढेर सारी ग्रोसरी सामान खरीद लाया है। ये देखकर नौकरानी भी चौंक जाती है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी हैरान होती है। जब बेटा कहता है कि वो खुद खाना बनाएगा, वो अचानक गायब होने के लिए उसकी माफी स्वीकार कर लेती है। माँ को सुकून मिलता है। उसे लगता है कि लोबड़ी के बिल्स लौटकर उसका बेटा समझदार हो गया है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि माइक एक दावत तैयार करेगा। वो अपने करीबी सभी लोगों को घर बुलाता है। बड़े खाने की मेज देखकर सभी खुश हो जाते हैं। माइक के बैठते ही ये अजीब सा डिनर औपचारिक रूप से शुरू हो जाता है और सच में माइक कुछ चौंकाने वाली बात कह देता है। वो कहता है कि उसे इस तरह का खाना बहुत पसंद है, लेकिन उनके घर में ये मना है। उसका ब्रदर इन लॉ यानी मैरी का भाई पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। तब बड़ा खुलासा होता है। माइक कहता है कि वो 40 सालों से नकली जिंदगी जी रहा था, अपनी माँ का परफेक्ट बेटा बनने के लिए और अपनी पत्नी का आदर्श पति बनने के लिए। उसने सबको धोखा दिया, यहाँ तक कि उसके मेडिकल अवार्ड्स भी नकली है। भले ही वो लीड सर्जन कहलाता हो, लेकिन असली काम तो डॉक्टर लिली करती है। उसे खून से डर लगता है, वो खून देख ही नहीं सकता। मेरी इस अजीब बीमारी के बारे में जानने के बावजूद माँ ने मुझे डॉक्टर बनने के लिए मजबूर किया, क्योंकि माँ को तो बस अपनी इज्जत की पड़ी थी। वो आगे मैरी से कहता है, तुम्हारे पिता को फंसाने के मामले में भी मेरे पिता ही शामिल थे। माँ ने सच्चाई दबाने के लिए तुम्हारी शादी मुझसे करवाई ताकि हमारे परिवार आपस में बन जाए। जैक अब ये सब सुनना नहीं चाहता। वो अपना गुस्सा रोक लेता है और वहां से उठकर चला जाता है। माइक अभी अभी लौटा है। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन और माइक फिर से अलग हो, लेकिन माइक की असली योजना कुछ और ही है। वो चाहता है कि उसकी पत्नी मैरी इस परिवार से नफरत करे ताकि वो आज़ाद हो सके। माइक के जाते ही लिली अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाती, मानो वो किसी फायदे का इंतजार कर रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता कि शीना उन सभी को देख और सुन सकती है। माइक को निशाना बनाना सही फैसला था और माइक ने शीना को निराश नहीं किया। अब माइक पूरी तरह काबू से बाहर हो चुका है। वो खुश रहना चाहता है, अपनी असली जिंदगी जीना चाहता है। इसलिए वो शीना से किए सौदे के मुताबिक अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ देता है
ताकि उसके साथ रह सके। वो शीना से संपर्क करने को बेताब है। उसने अपने पूरे परिवार से नाता तोड़ लिया है, लेकिन उसे नहीं पता कि शीना की महत्वाकांक्षाएं इससे कहीं आगे है। उसने पहले ही एक और योजना बना ली है। अब तक उसकी कामयाबी का श्रेय उसी आदमी को जाता है जो सामने खड़ा है। वो उसके दिवंगत ससुर का सेक्रेटरी है। उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि शीना उसके लिए बहुत खास है। उधर बेवकूफ माइक एयरपोर्ट पर शीना का इंतजार कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि शीना को इससे भी ज्यादा रोमांच चाहिए। वो जानबूझकर उसे अकेला छोड़ देती है। इसी बीच सास के साथ रहने वाली मैरी को अचानक मेज पर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलती है। बच्चे की तस्वीर देखते ही बूढ़ी औरत का सिर घूमने लगता है। जब बहू बाथरूम से बाहर आई तो वो पूछ बैठती है, क्या तुम दूसरी बार माँ बनने वाली हो? मैरी ने कहा, ये मेरा नहीं है। सास घबरा गई, कहीं ये शीना का तो नहीं? लेकिन मैरी ने फिर कहा, नहीं। ये सुनकर सास राहत की सांस लेती है। कम से कम ये उनके परिवार की समस्या तो नहीं है। तभी मैरी ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, यह आपके पोते पीटर की गर्लफ्रेंड का है। सास सन्न रह गई। पीटर तो अभी सिर्फ 18 साल का है। वो सोचती है, आजकल की लड़कियां कितनी लापरवाह है। लेकिन मैरी को कुछ गड़बड़ी लग रही है। पति का शीना के साथ अफेयर पहले ही उसका सिरदर्द बना हुआ है और अब उसके बेटे को भी घसीटा जा रहा है। मैरी उसका फोन लेकर शीना से बात करना चाहती है, लेकिन उसे जो पता चला उसकी उम्मीद नहीं थी। जितने भी धमकी भरे मैसेजेस उसे पहले मिले हैं वो ठीक उसी वक्त भेजे गए जब माइक घर से निकला था। इसका मतलब कोई उनके हर कदम पर नजर रखे हुए है। मैरी इंफ्रारेड से पूरा घर जांचती है और छिपे हुए कैमरे ढूंढ निकालती है। वो कैमरा चुपके से अपनी सास को दिखाती है। शुरुआत में सास को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे पता चला कि ये कैमरे शीना ने लगवाए हैं तो वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि घर के अंदर से ही किसी ने शीना की मदद की है, तभी उसकी योजना कामयाब हो पाई है। मैरी साफ कह देती है, अब मैं ये सब नहीं संभालूंगी। ये आपके बेटे ने किया है तो आप ही इसे देख लीजिए। मैरी नहीं जानती कि असल में उसकी सास सबसे ज्यादा बदकिस्मत है। शादी के तुरंत बाद डॉक्टर ने उसे बताया था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। उसके पति ने उसे ठंडी नजरों से देखा। तलाक तो नहीं मांगा, लेकिन उसकी नजरों में घृणा साफ थी। बाद में उसके पति को किसी और औरत के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए देख लिया। उसे जरा भी पछतावा नहीं था, बस झुंझलाहट थी। वो कुछ कर नहीं सकी क्योंकि वो खुद को बेकार समझती थी। लेकिन 1 साल बाद शायद चमत्कार से या किस्मत से कोई उनके घर के दरवाजे पर एक बच्चा छोड़ गया। बच्चे को गोद में लेते हुए उसे कंबल में छुपा एक नोट मिला। वो उसी लड़की का था जिसे उसने कभी अपने पति के साथ देखा था। नोट में लिखा था, बच्चा उसके पति का है, लेकिन वो 20 साल बड़े आदमी के साथ रिश्ता नहीं रख सकती। वो चाहती है कि ये औरत बच्चे को अपना समझकर पाले और वादा करती है कि बच्चे की असली पहचान हमेशा गुप्त रहेगी। इस तरह उसे एक बेटा मिल जाता है। वो उस बच्चे से बेइंतहा प्यार करने लगती है, भले ही वो उसकी खुद की संतान ना हो। उसे क्या पता था कि ये बेटा अपने ही पिता पर जाएगा। वही पसंद, वही आदतें। इधर माइक को जो पता चलता है कि शीना ने उसे छोड़ दिया तो लिली उसे होश में आने को कहती है। वो औरत एक शैतान है। पिछली बार उसने बिना वजह मुझे विला में चोट पहुंचाने की कोशिश की थी और मेरे सर पर वार किया था, लेकिन मूर्ख माइक अब भी शीना का बचाव करता है। लिली इतने गुस्से में है कि वो बहस छोड़ देती है, लेकिन उसके लिए इतना ही काफी है कि माइक उस लोमड़ी के अड्डे से वापस आ चुका है। वो इस बार ठान लेती है कि माइक को वापस पाने का मौका वो हाथ से जाने नहीं देगी। वो उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी माइक की माँ वहां पहुंची और लिली को वहां से जाना पड़ा। माँ उसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाती है। ये देखकर माइक चौंक जाता है क्योंकि वो काफी समय से अपनी पत्नी के साथ रहा नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये उसके बेटे की गलती है तो वो अपना आपा खो बैठता है। माँ उसे अपने बेटे की हरकतों को संभालने के लिए कहती है और ये कहते हुए चली जाती है कि आखिर तुम दोनों एक जैसे ही तो हो, जैसा बाप वैसा बेटा। लेकिन लिली अपने मन में सोच रही है कि माइक की माँ उसे हमेशा अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने ऊपर पूरा यकीन है आखिरकार उसकी मोहकता ही माइक को उसकी ओर खींच लेगी। इधर डिटेक्टिव चा से मैरी को सच्चाई पता चलती है कि आग शीना ने ही लगाई थी। उसकी बहन ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। असल में उसकी बहन मरी नहीं थी, लेकिन जो बहन बची वो बेहद दुख भरी जिंदगी जी रही है। उसी ने डिटेक्टिव चा से अपनी जिंदा होने की बात गुप्त रखने को कहा था। वो जानती थी कि उसकी बहन शीना मानसिक रूप से अस्थिर है और यही वजह थी कि डिटेक्टिव चा सच्चाई साबित करने की लगातार कोशिश करता रहा।
मैरी बेसब्री से जानना चाहती है कि वो बहन अब कहाँ है। डिटेक्टिव चा खुशी खुशी उसे उसका पता दे देता है। ये पता मैरी को शीना की पकड़ दिला देती है। जल्द ही मैरी एक दूर दराज के चर्च पहुंची। वहां मौजूद नन जो बताती है वो और भी ज्यादा डरावना होता है। बचपन से ही शीना अलग थी। बाहर से वो कबूतरों को प्यार से दाना डालती थी, लेकिन जब उसकी बहन स्कूल से घर आई और शीना ने उसे खेलने को कहा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसे होमवर्क करना है। जैसे ही बहन घर के अंदर जाने लगी, अचानक कबूतर फड़फड़ाने लगते हैं। बहन डर के मारे चीख पड़ती है। उसी रात शीना ने उन कबूतरों को मार दिया जिसने उसकी बहन को डराया था। उसकी बहन को यकीन नहीं होता कि शीना ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन शीना ने कहा, मैंने उन्हें इसीलिए मारा क्योंकि तुम उनसे डर गई थी। उसके बाद शीना अपनी बहन के प्रति और भी ज्यादा जुनूनी हो गई। फिर एक दिन अचानक उनका घर आग की लपटों में घिर जाता है। शीना अपनी बहन को बाहर खींच लाती है, लेकिन बहन अपने माता पिता को बचाने के लिए वापस आग की ओर भागने की कोशिश करती है। शीना कहती है, अगर उन्होंने तुम्हें पढ़ाई के लिए मजबूर ना किया होता तो मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता पाती। वे इसी लायक है, मरने दो उन्हें। तभी उसकी बहन को समझ आ गया कि ये काम शीना का है और उसके दिल में कितना अंधेरा है। आखिरकार वो अपने माता पिता को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। ये सारी बातें उस बहन ने सुनाई जो आग से बच निकली थी। वो नहीं चाहती थी कि शीना को पता चले कि वो जिंदा है। बुरी तरह झुलसी हुई वो कुछ ही साल जिंदा रह पाई और फिर मर गई। उसकी बहन की तस्वीर को देखते हुए मैरी पूरी रात सोचती रहती है, शीना से सच्चाई कबूल करवाने का क्या तरीका हो सकता है। फिर वो उसकी बहन की फोटो का इस्तेमाल करके सैकड़ों लड़कियों में से सबसे मिलती जुलती शक्ल वाली महिला ढूंढती है। वो नकली बहन को चारे के रूप में इस्तेमाल करके शीना को फंसाना चाहते हैं। उसके चेहरे पर जलने के निशान बिल्कुल असली लगने चाहिए। जल्द ही वो नकली बहन एक इंटरव्यू पर आई। वो बताती है कि कैसे उसकी बहन शीना धीरे धीरे पूरी पागल हो गई। वो ये भी बताती है कि वो आग किसने लगाई और वो आग से कैसे बची। वो जो भी कहती रही वो सारी बातें सिर्फ शीना या तो उसकी बहन ही जान सकती थी। इससे शीना को यकीन हो गया कि ये औरत सच में उसकी बहन है। वो सुनती है कि कैसे उसकी बहन उसके विकृत दिमाग के बारे में बताती है, जानवरों को नुकसान पहुंचाने से लेकर पड़ोसी के लड़के को सताने तक। माँ बाप ने उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसे कमरे में बंद कर दिया था और तभी रहस्यमय तरीके से घर में आग लग गई। अब शीना पूरी तरह अपना आपा खो देती है। वो पूरी रफ्तार से स्टूडियो की ओर भागी। मैरी वहां पहले से उसका इंतजार कर रही है। जब शीना पूछती है कि उसकी बहन कहाँ है तो मैरी उसे बातों में उलझाने की कोशिश करती है। अपनी बहन के लिए तुम्हारे प्यार ने ही तुम्हें घर जलाने और माता पिता को मारने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है? शीना बुरी तरह टूट जाती है। वो कहती है ये उसकी गलती नहीं थी। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तभी मैरी कहती है, लेकिन इससे अपने परिवार को जिंदा जलाने का गुनाह माफ नहीं हो जाता। ये सुनते ही शीना गुस्से से पागल हो गई। वो चीखती है कि उसकी बहन बाहर आए। मैरी के आखिरी शब्द होते हैं, तुम्हारी बहन पहले ही मर चुकी है। ये समझते ही कि उसके साथ धोखा हुआ है, शैतान शीना गुस्से से फट पड़ी। वे सब इसे सबूत के तौर पर रिकॉर्डिंग करने की योजना बना रहे थे, लेकिन शीना ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया। वो मैरी का गला दबाने लगती है। किस्मत से तभी एक सहकर्मी बाहर की ओर दौड़ता है और शीना डर के मारे भाग जाती है, लेकिन आखिरकार वो पुलिस के हाथ लग गई। पुलिस के सामने शीना बिल्कुल भी नहीं डरी। पूछताछ के दौरान वो अधिकारियों को मूर्ख तक कह देती है और तंज कसते हुए कहती है कि गुस्से में बोले गए शब्दों को सबूत नहीं माना जा सकता, वरना बहुत से निर्दोष लोग फंस जाएंगे। अधिकारी मजबूर होकर उससे 20 साल पहले उसके घर में लगी आग के बारे में पूछता है, लेकिन शीना वही चाल दोहराती है जो उसने पहले भी चली थी। वो कहती है कि उसका पूरा परिवार मर गया और वो खुद भी सच्चाई जानना चाहती है। वो पुलिस से कहती है कि वे उसकी ओर से जांच करे ताकि उसके मरे हुए माता पिता की आत्मा को शांति मिल सके। ऑफिसर उम्मीद करता है कि वो कबूल करेगी, लेकिन शीना किसी भी तरह का सहयोग करने से इनकार कर देती है। उल्टा वो और भी ज्यादा विकृत हो गई। वो मन ही मन कसम खाती है कि वो मैरी को तब तक तड़पाएगी जब तक वो पूरी तरह टूट ना जाए। कुछ ही समय बाद शीना को रिहा कर दिया गया। बाहर पहले से ही माइक उसका इंतजार कर रहा है। शीना मजाक उड़ाते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मेरे साथ तुम भी मरना चाहते हो? लेकिन माइक, जो अभी भी उससे पागलों की तरह प्यार करता है, उसे पूछ बैठता है, क्या इतने समय साथ रहने के बाद भी उसके दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं था? शीना बेरहमी से जवाब देती है,
इंसानों के दिल इतने भरोसेमंद नहीं होते। तभी उस आदमी को एहसास हुआ कि वो हमेशा से शीना के हाथों की कठपुतली था और उसके हाथों इस्तेमाल होता रहा। उधर उसकी पत्नी मैरी को बेचैनी महसूस हो रही है। उसे एक चेतावनी भरा मैसेज मिलता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे बेटे ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया है? अब शीना अपने राज उजागर होने से बचाने के लिए मैरी के बेटे को निशाना बनाती है। मैरी अपने बेटे को चेतावनी देती है कि कोई उनके पूरे परिवार पर नजर रखे हुए है। जरा सा भी राज सामने आया तो उसे बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने ला दिया जाएगा। वो उसे कहती है कि अपने सारे राज ईमानदारी से बता दे ताकि दुश्मन उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। मैरी खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लेती है, यहाँ तक कि अगर उसके बेटे ने कोई अपराध भी किया हो तब भी वो उसका साथ देगी। काफी अंदरूनी संघर्ष के बाद उसका बेटा आखिरकार कबूल करता है कि उस लड़की की प्रेगनेंसी झूठी है। मैरी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसका अगला कबूलनामा उसे पूरी तरह हिला देता है। वो बताता है कि उसने अमेरिका जाकर बेन को ढूंढने के लिए उस लड़की से नकली शादी की थी। मैरी कहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, तुम अपने दोस्त से मिलने जा सकते हो। तभी वो कहता है कि वह बेन से प्यार करता है और हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। मैरी इस रिश्ते को नकारने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा साफ साफ कह देता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैरी पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है, लेकिन अपने बेटे को दर्द में बोलते देख वो खुद को संभालती है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि उसकी यौन पहचान ऐसी क्यों है, लेकिन वो इसे बदल नहीं सकता। हालांकि मैरी से स्वीकार नहीं कर पाती, फिर भी वो वादा करती है कि वो इस लड़ाई में उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। लेकिन वो जानती है कि शीना इतनी बड़ी कमजोरी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। हर बार जब शीना आग के पास नाचती है तो इसका मतलब होता है कि वो और कोई क्रूर चाल चलने वाली है। और वाकई में जब मैरी अपनी एक मरीज को काउंसलिंग दे रही होती है तभी एक माँ शिकायत करती है कि उसका बेटा एक लड़के को पसंद करता है। वो पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वो तंज कसते हुए कहती है, मैंने सुना है आपका बेटा भी ऐसा ही है डॉक्टर मैरी, आप इसे कैसे संभालेंगी? माहौल अचानक अजीब हो गया। ये सब लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। बस कुछ ही मिनटों में मैरी सुर्खियों में आ जाती है। ये खुलासा हो जाता है कि मशहूर मनोवैज्ञानिक का बेटा भी अपने जेंडर को पसंद करता है, यानी कि वो एक गे है। मैरी स्कूल की ओर गाड़ी दौड़ाती है, अपने बेटे के साथ मिलकर इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन स्कूल के बच्चों की अजीब अजीब नजरें उसे अंदर से शर्मिंदा कर देती है। जैसे ही वो अपने बेटे को कॉल करने वाली होती है, अचानक ऊपर से कोई गिरता है। वो डर के मारे जम सी जाती है कि वो उसका ही बेटा है, तो वो पूरी तरह सन्न रह जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। कहते हैं कि सपने हमारे ही विचारों के प्रतिबिंब होते हैं। मैरी डर जाती है, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि अगले दिन कुछ ऐसा हो जाएगा। अगले दिन काम पर मैरी को अचानक एक मैसेज मिलता है। जैसे ही वो उसे खोलती है, उसमें अपने बेटे माइक के बेन के साथ बेहद नजदीकी तस्वीरें देखती है। मैरी गुस्से में शीना से पूछती है कि वो आखिर चाहती क्या है। शीना की योजना उसके बेटे का राज लाइव स्ट्रीम पर उजागर करने की होती है। पहली बार मैरी गिड़गिड़ाती है और उसे रुकने की भीख मांगती है। यही तो शीना सुनना चाहती थी। वो कहती है, अगर मुझे रोकना चाहती हो तो खुद यहाँ आओ। अपने बेटे की चिंता में मैरी सीधा उस विला की ओर गाड़ी दौड़ाती है जिसका जिक्र शीना ने किया था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, वो सीधे एक जाल में फंस गई। अचानक उसकी नजर अपनी सास पर पड़ती है। मैरी चौंक जाती है, लेकिन उसकी सास उससे भी ज्यादा घबराई हुई लग रही है। जमीन पर पड़ा आदमी सांस नहीं ले रहा। वो उनके घर का सिक्योरिटी गार्ड है। सास समझाती है, मैं जैसे ही अंदर आई किसी ने मुझे बेहोश कर दिया। होश आया तो ये सब देखा। उसी पल पुलिस वहां पहुंच गई। ये साफ हो जाता है कि ये सब पहले से रचा गया है, एक तीर से दो निशाने लगाने की पूरी योजना। लेकिन शीना खुद बेचैन नजर आ रही है। वो लगातार घबराहट में फोन करती रहती है। ये सब उसकी योजना का हिस्सा नहीं था। वो सिर्फ मैरी को निशाना बनाना चाहती थी। मैरी बिना किसी नुकसान के पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। उसका सारा इल्जाम सास अपने ऊपर ले लेती है और मैरी को पूरी तरह बेगुनाह साबित कर देती है। हालांकि सास भी निर्दोष होती है, फिर भी उसे भरोसा है कि मैरी कोई ना कोई रास्ता निकालकर सच सामने ले आएगी। मैरी का परिवार मामले को सुलझाने के लिए सुराग ढूंढने लगता है। उसका भाई एक अहम बात नोटिस करता है। यह शीना की बहुत बड़ी गलती है। उसका निशाना सिर्फ मैरी है। फिर सास को इसमें घसीटने की क्या जरूरत थी? तो सवाल उठता है, सास को वहां लाने वाला कौन था?
उन्हें पता चलता है कि शीना दूर दराज के अनाथालयों में जाया करती थी। वो ननों से शीना के बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मैरी का भाई चालाकी से काम लेता है। वो बच्चों को शीना की फोटो दिखाता है। हैरानी की बात यह है कि बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। वे एक अंकल का भी जिक्र करते हैं जो शीना के साथ यहाँ आया करते थे। ये सब सुनते ही मैरी कहती है, मुझे पहले ही से ही पता था कि वो आदमी ठीक नहीं है। वो माइक के उसी दोस्त का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन माइक उसे अपने बेटे की तरह मानता था, इसीलिए मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने उसे अपने बेटे को पढ़ाने की भी इजाजत दे दी थी। तभी माइक सच्चाई बताता है। एक बार अस्पताल में एक खून से लथपथ मरीज उसके पास आया था। माइक खून देखकर लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि उसे खून से बहुत डर लगता है। लेकिन उसी समय उस लड़के ने आकर उसकी मदद की, जिसका नाम एलेक्स था। वो तुरंत समझ गया कि माइक को भी खून से डर लगता है। वो दोस्ती का नाटक करता है और कहता है कि उसे भी पहले ऐसे ही डर था, लेकिन अब वो उस पर काबू पा चुका है। वो माइक को अपने तरीकों से डर को दूर करने में मदद करने की पेशकश करता है। इसी वजह से माइक उसे परिवार जैसा मानने लगा और उसे घर तक ले आया। अब उसकी पत्नी समझ चुकी है। उसे एहसास होता है कि एलेक्स जानबूझकर उसके पति के करीब आया था और उसका शीना से कोई ना कोई संबंध जरूर है। उसे अपने सास की उस रात की बात याद आती है। शीना ने उसे विला में मिलने बुलाया था, ये कहकर कि सब कुछ खत्म करना है। लेकिन जैसे ही उसने लाइट जलाने की कोशिश की, पीछे से किसी ने उसका मुंह दबा दिया। सास ने विरोध किया और हमलावर को मारा। दर्द से निकली चीख से पता चला कि वो कोई आदमी था। बेहोश होने से पहले वो उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन उसे याद है कि उसकी लंबाई लगभग एलेक्स जितनी ही थी। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो आदमी एलेक्स ही था। इसी बीच शीना को अनाथालय की नन का फोन आता है। वो पूछती है कि क्या हाल ही में शीना और एलेक्स को कोई पुरस्कार मिला है। एक टीवी टीम उन लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने अनाथालय को आर्थिक मदद दी थी। शीना समझ जाती है कि इसका क्या मतलब है। ये बात उसे पहले से भी ज्यादा गुस्से में भर देती है। वो सीधा एलेक्स के पास गई। वो मीठी आवाज में बात करती है, लेकिन हर शब्द जहर से भरे होते हैं। शीना जानती है कि अभी आदमी उसके किसी काम का नहीं रहा। वो दिखावटी चिंता जताते हुए उसे चेतावनी देती है, तुम्हारी पहचान उजागर हो चुकी है। देश छोड़ देना ही तुम्हें जान से बचा सकता है। लेकिन जब वो आदमी चला गया, शीना उसके पीछे एक बड़ा सा सूटकेस घसीटते हुए ले जाती है। वो एलेक्स के लिए एक खौफनाक विदाई का तोहफा छोड़ गई है, उन सभी औजारों के साथ जिन्हें वो दोनों अपने अपराधों में इस्तेमाल करते थे। वो उन्हें उसके अलमारी में छिपा देती है। अब सिर्फ एक हत्या का आरोप ही उसे उम्र भर के लिए जेल भेजने के लिए काफी है। जल्द ही पुलिस को एक अहम सूचना मिलती है। विला केस में असली कातिल का पता लग चुका है। एलेक्स के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचता और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैरी की सास को रिहा कर दिया गया। मैरी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शीना की बदले की आग अभी भी नहीं बुझी है। मैरी को लगातार धमकी भरे पत्र मिलते रहते हैं। वो पूरी तरह थक चुकी है। अब वो इस डरावने खेल को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है। मैरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला करती है। वो सबके सामने सच रख देती है। शीना एक राक्षस है। उसने अपने परिवार को आग में जला दिया, अपने तीनों पतियों की हत्या की और अब वो मेरे पीछे पड़ी है। क्योंकि जब वो थेरेपी के लिए मेरे पास आई थी, तब मैंने उसकी सच्चाई पहचान ली थी। तभी से वो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा रही है। अब मेरे पास ठोस सबूत है। मैं उसे सजा दिला कर रहूंगी। लेकिन मैरी ये नहीं जानती कि जब किसी शैतान को कोने में धकेल दिया जाता है तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। खबर फैलते ही शीना भेष बदलकर एक दुकान में छिप जाती है। हर जगह अपने वांटेड पोस्टर देखकर वो घबरा जाती है। एलेक्स ने उसे धोखा दे दिया था और पुलिस को सब बता दिया था। एक बार फिर वो खुद को अकेला और छोड़ा हुआ महसूस करती है। तभी उसकी नजर अचानक मैरी के बेटे पीटर पर पड़ी। जैसे ही पीटर बाथरूम की ओर जाता है, शीना को मौका मिल गया। वो स्टेन गन से पीटर को बेहोश कर देती है। कुछ ही देर में मैरी को फोन आया। वो शीना को चेतावनी देती है, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। लेकिन शीना को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरों की घबराहट उसे सुकून देती है। मैरी को और तोड़ने के लिए वो एक वीडियो भेजती है। पीटर बंधा हुआ है, उसके शरीर पर पेट्रोल डाला गया है। ये देखकर किसी भी माँ का दिल टूट जाए। शीना आदेश देती है, सब कुछ खत्म करने के लिए विला आओ। मैरी एक पल भी नहीं रुकती। लेकिन घर पर कुछ लोग समझदार होते हैं। वे जल्दी से पीटर को बचाने की योजना बनाते हैं। वीडियो के अंदाजे से लगता है कि पीटर विले के बेसमेंट में है। मैरी शीना से मिलने का नाटक करती है,
जबकि बाकी लोग पीटर को ढूंढने निकलते हैं। घर में कदम रखते ही मैरी को तेज पेट्रोल की गंध आती है। शीना साफ तौर पर उसे भी नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैरी ने शांति से पूछा, तुम चाहती क्या हो? शीना मैरी की पुरानी बातों को दोहराने लगी। लोग मुझे मेरी गलतियों की वजह से नफरत करते हैं। मैरी समझाने की कोशिश करती है, हर कोई गलती करता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। लेकिन शीना कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। वो इग्निशन स्विच दिखाती है, कहती है कि मैरी महसूस करे कि किसी अपने को जलते हुए देखना कैसा होता है। मैरी इस पागल औरत को उकसाए बिना थोड़ा समय निकालना चाहती है ताकि परिवार के बाकी लोग पीटर को ढूंढ सके। उसी वक्त पीटर के छिपने की जगह मिल गई, लेकिन शीना अब बात नहीं करना चाहती। वो आग लगाने वाला बटन दबाने ही वाली होती है कि मैरी उस पर झपट पड़ती है। इस खींचातानी में लाइटर गिर जाता है और जमीन पर फैला पेट्रोल जल उठता है। जैसे ही शीना बटन दबाती है, मैरी सन्न रह गई। वो ये स्वीकार नहीं कर पाती कि उसका बेटा इस पागल औरत की वजह से मारा जाए। वो घबरा कर चिल्लाती है, मेरा बेटा कहाँ है? तभी उसका पति पहुंचता है और वो उसे तसल्ली देता है कि उसका बेटा जिंदा है। शायद ये समझकर कि उसने सब कुछ खो दिया, शीना के बीच अजीब तरह से नाचने लगती है। मैरी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन शीना की आंखों में अब नफरत नहीं, सिर्फ उदासी और निराशा है। उसी पल मैरी को अपराध बोध हुआ। एक थेरेपिस्ट के तौर पर शायद उसे ज्यादा ध्यान और देखभाल देनी चाहिए थी। शायद तब हालात इतने नहीं बिगड़ते। जब मैरी को होश आया, वो अस्पताल में होती है। शीला का चैप्टर खत्म हो चुका है। इधर लिली सोच रही है, क्या उन्होंने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया? मैंने माइक के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मेरे हिस्से कुछ क्यों नहीं आया? ये गुस्सा उसे कुछ कड़वे सच समझा देता है और वो जान जाती है कि माइक के लिए उसका प्यार असल में पारिवारिक प्रेम था। वो माइक की माँ को धन्यवाद करती है जिसने उसे बेटी की तरह अपनाया। लिली एक अहम बात समझ जाती है, जब कुछ मन में खटके तो तुरंत बता दो। नकारात्मक भावनाओं को जन्म मत होने दो, वरना वो तुम्हें कैद कर लेंगी। सब कुछ सामान्य होता हुआ लगता है, लेकिन जब भी वो किताब आ फैमिली स्टोरी किताबों की दुकान में दिखती है तो उसे शीना की दुख भरी जिंदगी याद आ जाती है। ये उसे बार बार याद दिलाता है कि हर इंसान की मदद करनी चाहिए। जिसके दिल में जख्म है उसे सम्मान और वो प्यार देना चाहिए जिससे वो हमेशा वंचित रहा। यही एक सच्चे थेरेपिस्ट की पहचान है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।